नमस्कार दोस्तों। राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रमुख शब्दावली एवं अवधारणाएं की ये 6वीं वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको संविधानवाद के बारे में बताऊंगा। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको संविधान के स्रोत के बारे में बताया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि संविधानवाद किसे कहते हैं, संविधानवाद क्यों जरूरी है, संविधानवाद किन चीज़ों को तय करता है और संविधानवाद की स्थापना के तरीके क्या हैं। देखिए, यह वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य हो सकता है, पर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे जो शायद कहीं और इतने एकत्रित तरीके से आपको न मिले हों। दूसरी बात, अपने वीडियो में जो मैं स्लाइड इस्तेमाल करता हूँ वे मोबाइल से बनाता हूँ और इन्हें बनाने में बहुत समय लगता है और कई बार ये स्लाइड खराब हो जाती हैं। तो इसलिए यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि संविधानवाद किसे कहते हैं। यहाँ पे संविधानवाद का मतलब है कि जब सरकार के अधिकार कानून के अधीन और सीमित हो जाएं तो उसे संविधानवाद कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी सरकार स्वेच्छाचारी न हो, यानी कि सरकार अपने हिसाब से किसी कानून को जनता के ऊपर न थोपे। इसका मतलब है कि कोई सरकार निरंकुश न हो और किसी सरकार को निरंकुश होने से रोकने के लिए यह जरूरी है कि सरकार के अधिकार को कानून के अधीन और सीमित कर दिया जाए। दूसरा जो बिंदु है वो है सरकार की शक्तियों पर आंतरिक और बाह्य नियंत्रण की स्थापना करके व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाए। इसका मतलब है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए संविधानवाद लाया जाता है। आगे जो पॉइंट है वो है संविधानवाद किन चीज़ों को तय करता है। तो संविधानवाद यह तय करता है कि राज्य कैसा होगा, सरकार कैसा होगा और समाज कैसा होगा। तो एक एक करके इन सभी बिंदुओं को देख लेते हैं कि राज्य कैसा होगा। तो देखिए, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि राज्य किसे कहते हैं। इस वीडियो में अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि राज्य कैसा होगा। तो संविधानवाद यह तय करता है कि राज्य लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, दूसरा राज्य समाजवादी होगा, तीसरा राज्य पंथ निरपेक्ष होगा, चौथा राज्य विकासात्मक होगा और पांचवा राज्य बहुसांस्कृतिक होगा। चलिए अब एक एक करके इन सभी बिंदुओं को देख लेते हैं। पहला जो बिंदु है वो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ पे लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाया गया शासन लोकतंत्रात्मक कहलाता है। आगे लोकतंत्र जो है वह दो प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जिसका मतलब होता है कि जनता जो है डायरेक्ट शासन में भागीदारी होती है। वहीं दूसरा जो लोकतंत्र है वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और इसका मतलब होता है कि जनता शासन में डायरेक्ट भागीदारी नहीं होती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यहाँ पर शासन में भागीदारी होते हैं। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसका मतलब है कि भारत में प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन में भागीदारी होते हैं। अब देख लेते हैं कि आखिर में जो लोकतांत्रिक सरकार है वो क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। क्योंकि लोकतांत्रिक जो सरकार है उसका उद्देश्य होता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को एक समान स्वतंत्रता, समानता और न्याय को सुनिश्चित कर सके। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार का यह उद्देश्य होता है। दूसरा आगे जो शब्द है वो है गणराज्य, और गणराज्य का मतलब होता है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वह अगर निर्वाचित है तो उस प्रकार की शासन व्यवस्था को हम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कहते हैं। इसका मतलब है कि भारत एक गणराज्य है और इस बात को यदि आप प्रस्तावना को देखते हैं तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। और भारत एक गणराज्य है और इसका जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वह राष्ट्रपति होता है और इनका निर्वाचन होता है और इनके निर्वाचन में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसलिए इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द है गणतांत्रिक भारत और स्वतंत्र भारत। तो इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, 15 अगस्त 1947 को
हमारा देश स्वतंत्र हो गया, तो इस दिन का जो भारत है वह स्वतंत्र भारत है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतांत्रिक देश बना, यानी कि गणराज्य गणतांत्रिक भारत बना। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन देश के सर्वोच्च पदाधिकारी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना कार्यभार संभाला, तो इस दिन का जो भारत है वह गणतांत्रिक भारत है। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं कि समाजवादी क्या होता है। देखिए, समाजवादी का मतलब होता है कि निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं होना चाहिए और सभी संपत्ति पर सरकार का अधिकार होना चाहिए। और यदि आप भारत की प्रस्तावना को देखेंगे तो वहाँ पे जो समाजवाद है वो कुछ इसी तरह का होना चाहिए। पर आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना चाहिए, 1991 में जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, तो यह शब्द थोड़ा सा अप्रासंगिक हो जाता है। अभी इस समय भी देख लीजिए आप, एयर इंडिया को निजीकरण किया गया, रेलवे को निजीकरण किया जा रहा है। तो इस तरह से प्रस्तावना में जो समाजवाद है वो आज के जो समाजवाद है उससे थोड़ा सा अप्रासंगिक हो गया है। अब आगे देख लेते हैं धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष। देखिए, हमारे देश में इन दोनों शब्दों को लगभग एक ही मान लिया जाता है, पर इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, तो वहीं पंथनिरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य सभी धर्मों को एक समान देखेगा। आगे देख लेते हैं। आगे जो शब्द है वो है विकासात्मक। तो विकासात्मक का मतलब है कि राज्य उन्नतिशील होगा और राज्य निरंतर विकास की प्रक्रिया से संबंधित होगा। इसके बाद जो शब्द है वो है बहुसांस्कृतिक। और बहुसांस्कृतिक का मतलब है कि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां होंगी, यानी कि एक राज्य में विभिन्न प्रकार की संस्कृति होगी, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। आप देखिएगा इन सभी का अपना एक कल्चर होता है, सभी का अलग रहन सहन, खान पान, वेशभूषा। तो इस तरह से राज्य में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां होगी और यह बात भी संविधानवाद तय करता है। अब आगे देख लेते हैं। संविधानवाद यह तय करता है कि सरकार कैसा होगा, तो सरकार संसदीय होगा और संघात्मक होगा। तो चलिए इन दोनों शब्दों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर संसदीय सरकार का मतलब है कि इसमें संसद या विधायिका के द्वारा, यानी कि यह जो सरकार है वह संसद या विधायिका के द्वारा बनती है, उसे संसदीय सरकार कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है कार्यपालिका और विधायिका के बीच अलगाव नहीं होता, बल्कि आपस में समन्वय होता है, यानी कि इन दोनों में आपस में संबंध होता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि सरकार के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो विधायिका या फिर संसद से लिए जाते हैं। अब आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये संसदीय कार्यपालिका का स्वरूप है। यह मंत्री परिषद है और मंत्री परिषद 3 तरह की होती है। पहला जो है वो है कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, दूसरा जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं और तीसरे जो मंत्री हैं वो राज्य मंत्री होते हैं। यहाँ पे कैबिनेट स्तर के मंत्री यानी कि वे प्रमुख 18 से 20 मंत्री जो कि अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। दूसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, ये डायरेक्ट अपनी रिपोर्ट पीएम को दे सकते हैं। और यहाँ पे जो राज्य मंत्री होते हैं ये अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट पीएम को नहीं दे सकते, ये किसी मंत्री को ही अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं संघात्मक सरकार का क्या मतलब है। संघात्मक सरकार का मतलब है कि भारत राज्यों का संघ है और यहाँ पर 2 स्तर की सरकार होती है, एक क्षेत्रीय सरकार और दूसरा केंद्रीय सरकार। और कुछ मामलों में जो राज्य की सरकार होती हैं वो केंद्र सरकार के बिल्कुल बराबर होती है। अब आगे देख लेते हैं। आगे जो है संविधानवाद यह तय करता है कि समाज कैसा होगा, तो समाज बहुलवादी होगा, समता मूलक होगा। तो चलिए इन शब्दों को भी देख लेते हैं। यहाँ पर बहुलवादी समाज का मतलब है कि समाज में कोई एक मार्ग को मानने वाले व्यक्ति नहीं होंगे, बल्कि विभिन्न प्रकार के विचारों के लोग होंगे। और भारतीय राष्ट्रवाद में विभिन्न प्रकार के विचारों का समन्वय है। यहाँ पर किसी एक प्रकार के विचार के मानने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि कई तरह के विचारों को मानने वाले लोग हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसका मतलब है कि संपूर्ण विश्व जो है एक परिवार है तथा सबका कल्याण हो, इस तरह का समाज होना चाहिए और यह संविधानवाद तय करता है। आगे जो शब्द है वो है समतामूलक, और समतामूलक का मतलब है कि जो समाज है वह वहाँ पे सभी के लिए कानून एक बराबर हो, जहाँ पर स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं हो, और सभी के लिए जो कानून है वो बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं संविधानवाद की स्थापना के तरीके, यानी कि संविधानवाद को किन तरीकों से स्थापित किया जा सकता है। तो पहला जो पॉइंट है वो है लिखित संविधान होना चाहिए। दूसरा अधिकार पत्र यानी कि बिल ऑफ राइट्स यानी कि मूल अधिकार होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। चौथा जो पॉइंट है वो है द्विसदनवाद होना चाहिए। पांचवा जो पॉइंट है वो है संघवाद होना चाहिए। छठवां जो पॉइंट है वो है विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और सातवां जो पॉइंट है वो है कानून का शासन होना चाहिए। इसी के साथ ही हम लोग देखेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होता है। तो चलिए एक एक करके इन सभी बिंदुओं को देख लेते हैं। तो पहला जो शब्द है वो है लिखित संविधान। तो इसका क्या मतलब होता है? लिखित संविधान का मतलब होता है कि यह कोडबद्ध होता है। इसका मतलब है कि यह कोडिफाई होता है। इसका मतलब है कि यदि आप भारतीय संविधान को उठाते हैं और वहाँ पर आप किसी एक सेक्शन को देखते हैं, जैसे कि आप आर्टिकल 19 उठाते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अनुच्छेद 19 एक में ABC करके चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कोडिफाई किया गया है। तो लिखित संविधान जो होता है वो कोडिफाई होता है और इसका एक सोर्स होता है, यानी कि यह एक एकल कानूनी दस्तावेज होता है। वहीं जो अलिखित संविधान होता है वह कोडिफाई नहीं होता है और यह विभिन्न सोर्सों पर आधारित होता है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी चाहिए कि संविधानवाद के लिए यह जरूरी नहीं है कि संविधान लिखित ही हो, और इसका उदाहरण है ब्रिटेन। ब्रिटेन में भी संविधानवाद है क्योंकि वहाँ का संविधान जो है वो लिखित नहीं है। अब आगे देख लेते हैं। आगे जो शब्द है वो है अधिकार पत्र यानी कि बिल ऑफ राइट्स। इसका मतलब होता है मौलिक अधिकार, और यह अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है, यह दुनिया का सबसे लंबा अधिकार पत्र है। और आप देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यह केवल मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि अधिकारों के अपवाद का भी वहाँ पे वर्णन है, और अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने का भी वहाँ पे उल्लेख है, और अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायपालिका को शक्ति भी प्रदान करता है। और यह जो अधिकार पत्र है ये दुनिया का सबसे लंबा अधिकार पत्र है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो शब्द है वो है शक्तियों का पृथक्करण। इसका मतलब है कि सरकार जो है वो निरंकुश न हो, इसलिए यह जरूरी है कि सरकार की जो शक्तियां हैं उसको अलग अलग किया जाए। इसलिए सरकार की जो शक्तियां हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनके बीच बंटवारा किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये संविधान है और ये संविधान के 3 अंग हैं। पहला जो है वो विधायिका है, और विधायिका का मतलब है संसद, और संसद के जो अंग होते हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के संसद बनते हैं। आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। और दूसरा जो है वो है कार्यपालिका, यानी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला मंत्रिपरिषद, और तीसरा जो अंग है वो है न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे जो शब्द है वो है द्विसदनवाद। इसका मतलब है कि संसद और विधान मंडलों के लिए 2 सदन होंगे, जैसे कि संसद यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, और विधान मंडल में विधानसभा और विधान परिषद। इसके बाद जो शब्द है वो है संघवाद, और संघवाद का मतलब होता है भारत राज्यों का संघ है, और संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम 2 स्तर मौजूद हों। पहला है केंद्रीय स्तर पर और दूसरा है स्थानीय या फिर राज्य स्तर पर। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो शब्द है वो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो इसका मतलब होता है कि शक्तियों का विभिन्न केंद्र बनाना, और दूसरा पॉइंट है कि प्रशासनिक व लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी कि जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन,
वो प्रशासनिक स्तर पर और लोकतांत्रिक स्तर पर दोनों पर होगा। इसका उदाहरण है कमिश्नरी बनाना, जिला बनाना, सब डिवीज़न बनाना, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण बनाना। यह प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। और दूसरा जो है वो है पंचायती राज संस्थाएं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो शब्द है वो है, सातवां जो बिंदु है वो है विधि का शासन। ब्रिटिश न्यायविद रहे एवी डैसी की यह संकल्पना है कि विधि का शासन यह डेमोक्रेसी में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और विधि का शासन यानी कि कानून का शासन, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 14 में है। और अनुच्छेद 14 यह उल्लेख करता है कि कानून के सामने सभी बराबर होंगे और कानून के पालन में भी सभी बराबर होंगे। यहाँ पर स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होगा। इस चीज को ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं अमेरिका में है कि कानून का समान संरक्षण, और इसका मतलब है कि कानून सभी को संरक्षण देने वाला होना चाहिए। और इसका कुछ अपवाद भी है, तो अपवाद भी जरा आप देख लीजिए। यहाँ पे पहले जो अपवाद है वो है राष्ट्रपति और राज्यपाल। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 361 द्वारा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को उनके पद के दौरान किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। और दूसरा जो पॉइंट है वो है विदेश के राजा, राष्ट्रपति और राजदूत। तो आपने वियना कन्वेंशन पढ़ा होगा, यानी कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम है। और इस अधिनियम के तहत किसी विदेशी राजदूत को ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके साथ बुरा बर्ताव क्या कर सकते हैं कि आप यह कह सकते हैं कि आप अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और तुरंत देश से बाहर चले जाइए। इसका मतलब है कि आप उसको जेल में नहीं डाल सकते। यानी कि विधि का जो शासन है इसके दो अपवाद हैं। पहला, राष्ट्रपति और राज्यपाल देश के साधारण न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया जा सकते, तो वहीं विदेश के राजा, राष्ट्रपति, राजदूत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। अब आगे देख लेते हैं। आगे जो शब्द है वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका क्या मतलब होता है? यह जो प्रक्रिया है इसे हमने जापान से लिया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। और अनुच्छेद 21 यह प्रावधान करता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसकी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि आपको आर्टिकल 13 याद होगा तो वहाँ पे यह साफ साफ उल्लेख है कि राज्य कोई ऐसा विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग में, यानी कि जो भाग 3 है, उस भाग में दिए गए अधिकारों का हनन करे। इसका मतलब है कि कानून का अनुपालन उस कानून के बनाए गए प्रक्रिया के अनुसार ही होना चाहिए। और यदि आप किसी को सजा देते हैं तो इसका मतलब है कि यह सीआरपीसी और आईपीसी की किस धारा के तहत दी गई है और उस सेक्शन में बताए गए प्रावधानों के द्वारा हुआ है या नहीं, इसे ही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहते हैं। इस तरह यदि कानून किसी को सजा देता है तो वह सजा भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। इस तरह इस वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से संविधानवाद को समझा है। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको विभिन्न शासन प्रणाली के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।